गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अपन लगातार टीचिंग से संबंधित ही बातचीत कर रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ा था कि शिक्षण उद्देश्य के बारे में, जो कि शिक्षण से संबंधित है। फिर टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ काम में लेनी चाहिए, अपन ने उसका अध्ययन किया कि सहायक सामग्री के माध्यम से कैसे हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करने जाता है तो उद्देश्य भी निर्धारित करता है, उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक सामग्री भी काम में लेता है। लेकिन जब वह अपना पाठ समाप्त करता है तो वह यह देखना चाहता है कि जो विषय वस्तु उसने कक्षा में पढ़ाई है क्या उसे समझ में आया है अथवा नहीं। इसके लिए उसको मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन यह बताता है कि टीचर की कितनी सफलता रही है अपने विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा ये भी है मूल्यांकन के लिए यह देखने के लिए कि छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होने पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा शिक्षण है वो कैसा रहा। तो मूल्यांकन शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें आंकिक वस्तु के बजाय मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। मूल्य में सत्य का निर्माण होता है। मूल्यांकन में किसी भी चीज़ के गुण दोष की व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन के तकनीकी पक्ष का शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया एक बहुमुखी प्रक्रिया है। दांडेकर ने बताया कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। एडम्स ने भी कहा है कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया और सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार के विषय में आंकड़ों को या साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। इस प्रकार शिक्षण की सफलता इसी पर निर्भर है। यानी कि जब हम किसी आंकड़ों को संकलित करते हैं, यानी उस विषय वस्तु से संबंधित हम विभिन्न साक्ष्य संकलित करते हैं और फिर उसी के आधार पर हम उसकी व्याख्या भी करते हैं, तो उसके आधार पर हम मूल्यांकन की सफलता देख सकते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। कोई भी अनुदेशन विधि मूल्यांकन के बिना संपूर्ण नहीं होती है। मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है, मूल्यांकन छात्रों के अधिगम स्तर का माप करता है, जिसमें छात्रों की योग्यता के लिए प्रतिपुष्टि मिलती है। यानी कक्षा में जब भी हम कोई शिक्षण कार्य करते हैं तो देखते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के आधार पर ही हम अधिगम स्तर को माप सकते हैं, ताकि उसको फीडबैक मिलता है कि हम उसको और आगे कितना बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, मूल्यांकन से यदि शिक्षण के दौरान कोई लर्निंग गैप रह जाता है तो उसकी भी फीडबैक मिलती है और सुधार में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए मैं इस पॉइंट के लिए कहना चाहूँगी, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो कुछ विद्यार्थी तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाता है। और टीचर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप उसके आगे बढ़ता रहता है, जबकि पहले स्टेप पर ही कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। तो उसी मेथड का यदि दूसरा क्वेश्चन देता है तो कुछ विद्यार्थी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पहले स्टेप पर ही जब समझ में नहीं आता है तो इस चक्कर में इतने स्टेप्स के बीच में उसको गैप रह जाता है। उसको सीखने में एक खाई जैसी बन जाती है, एक लर्निंग गैप बन जाता है। तो मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको उस स्टेप पर समझ में नहीं आया है, तो हम उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं और उस शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा है, मूल्यांकन से विद्यार्थियों की अपनी योग्यता और क्षमताओं का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तभी पता लगता है कि कितने विद्यार्थियों को समझ में आया और कितने विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। कई बार हम कुछ क्रियाएं करवाते हैं, कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हमें
अनुमान लग जाता है कि कक्षा में ऐसे कौन से विद्यार्थी है जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है और कोई इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकता है। उसकी क्षमता का अनुमान भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के बिना शिक्षिका को अपने अनुदेशन के गुण और दोषों की जांच नहीं की जा सकती है। जब तक मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक शिक्षक को पता नहीं लग सकता है कि उसकी विषय वस्तु को कितना समझ में आया है अथवा नहीं। और लास्ट में है कि मूल्यांकन से अनुदेशनकर्ता को किसी विशिष्ट कार्य के लिए सही विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता मिलती है। जैसे अपन महीने भर तक कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, मतलब मूल्यांकन खाली हम लिखित ही मूल्यांकन नहीं है कि टेस्ट ले लिया और ये मूल्यांकन है, हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी इस कार्य को करने में समर्थ है और कौन सा विद्यार्थी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। तो जो क्षमता वाले हैं, जो योग्यता वाले हैं, उनके विद्यार्थियों का चयन भी हम कर सकते हैं। अतः मूल्यांकन वह साधन है जिसके आधार पर शिक्षक अपने प्रयासों की सफलता और असफलता का बोध करती है और उसको सुधार लाने का प्रयोग, साथ ही शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु के स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न भी करती है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा परिवर्तनों की दशाओं तथा सीमाओं का निर्णय लिया जा सकता है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षण की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। एक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों से भी संबंधित है। मूल्यांकन हेतु परीक्षा ली जाती है। परीक्षा भी मूल्यांकन का एक पक्ष है। सामान्य रूप में छात्राओं द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा उन्हें दिए गए कार्य की जांच करना परीक्षा कहलाता है। तो मूल्यांकन के साथ साथ मापन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मापन एक अंकात्मक क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव प्रक्रिया है। मापन में विषय वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान करता है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी के गणित की परीक्षा में लेने से मात्र हम उसकी गणितीय योग्यताओं के रूप में हमको जानकारी मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा हमें उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यानी अगर कोई विद्यार्थी गणित में बहुत होशियार है तो हम उसका गणितीय योग्यता के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में हम उसका जजमेंट नहीं कर सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम निर्णय ले लेंगे तो वो होगा मूल्यांकन। चूँकि मापन और मूल्यांकन लगभग साथ साथ प्रयोग होता है, तो लेकिन इसमें कुछ अंतर है, उस अंतर को मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। मापन के अंतर्गत इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि हम सिर्फ अंकों के माध्यम से बताते हैं। 10 में से 4 आए तो ये हमारा मापन है, लेकिन मूल्यांकन है व्यापक। 10 में से 4 आए तो हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं कि इसकी योग्यता क्षमता निम्न है या इसकी सीखने के अधिगम स्तर निम्न है, तो ये मूल्यांकन है। मापन के कुछ क्षेत्र में परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा मूल्यांकन के अंतर्गत ली जाती है। यह एक साधन है, मापन एक साधन है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। इसके आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। मापन के अंतर्गत हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं तो हम टेस्ट के माध्यम से कई सारे विद्यार्थियों के सारे जितने भी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, व्यक्तित्व के जो गुण हैं, उनके आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं। लेकिन आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद जब हम उसका विश्लेषण करते हैं कि इसकी बाहिर्मुखी व्यक्तित्व है या अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, इसकी जब हम व्याख्या किसके आधार पर करेंगे, इनके आंकड़ों के एकत्रित के आधार पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो जब हम विश्लेषण करेंगे तब वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मापन पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है, जबकि यह उद्देश्य पर केंद्रित होता है। और मापन इसमें निरीक्षणों को अंकात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि इसमें अंकात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उदाहरण के लिए, यदि हमें रुचि परीक्षण विद्यार्थियों में देखना चाहती हूँ कि किस किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, तो जब हम अलग अलग क्षेत्र में उनकी रुचि देखेंगे, जैसे शैक्षिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है और
संस्कृति के क्षेत्र में है, कई क्षेत्रों में जब उनकी रुचि होती है, विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित रुचि है, तो जब हम विभिन्न रुचि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके हम आंकड़े को एकत्रित करना चाहें कि हमने एक रुचि परीक्षण उस पर विद्यार्थियों को प्रशासित कर दिया और उसके आधार पर जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो जो आंकड़े हैं वो तो आ जाएगा मापन में, लेकिन जब हम विभिन्न आंकड़ों को अलग अलग उनका विश्लेषण करेंगे, उनको अलग अलग देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में अधिक रुचि है और कौन से क्षेत्र में कम रुचि है, तो उसे हम मूल्यांकन कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन और मापन दोनों ही बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया की प्रगति को देखना चाहते हैं, शिक्षक देखना चाहता है कि मैं कितना प्रभावी शिक्षण कर रहा हूँ, शिक्षक देखना चाहता है कि छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और वह व्यवहार परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हुआ है अथवा नहीं, इसकी जांच हम मूल्यांकन के आधार पर ही कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मूल्यांकन।